नमस्कार, के न्यूज की खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर में महावृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की, जिसका आगाज सीएम योगी ने किया। वहीं राजधानी देहरादून में लोक संस्कृति के रंगों में सराबोर लोक संवर्धन पर्व को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखें। साथ ही हमारी रिपोर्ट में देखें राजस्थान की कलयुगी बेटी आयुषी शर्मा का खौफनाक चेहरा, जिसने सरकारी नौकरी के लालच में मां का कत्ल कर दिया। चलते चलते बात ईरान पर एक बार फिर अमेरिका की भीषण बमबारी के चलते महायुद्ध के खतरे की। तो अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक ऐसा इतिहास रचा गया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से एक ऐसे महावृक्षारोपण अभियान 2026 की शुरुआत की जो सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण की बड़ी क्रांति बन गया है। लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का महासंकल्प। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट की कैसे यूपी ग्रीन प्रदेश बनकर उभर रहा है। गोरखपुर से पर्यावरण क्रांति, एक दिन 35 करोड़ रुपए, योगी का शानदार ग्रीन रिकॉर्ड। सीएम योगी ने रोपी पवित्र त्रिवेणी वाटिका, अब पौधे उगाकर कमाएंगे यूपी के किसान। सीएम योगी ने बांटे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट। रामगढ़ ताल से एक्सप्रेसवे तक योगी के मिशन, 35 करोड़ से हरा भरा उत्तर प्रदेश। सुबह की पहली किरण के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की धरती से प्रकृति के संरक्षण का संगनाद कर दिया। मौका था महावृक्षारोपण 2026 का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र त्रिवेणी पौधारोपण और विकास वाटिका की स्थापना की। यहाँ उन्होंने सनातन संस्कृति में पूजनीय नीम, पीपल और बरगद के त्रिवेणी पौधों को रोपकर पूरे सूबे को पर्यावरण का संदेश दिया। जो संकल्प रहा है वह रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, यानी ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। एक पुत्र के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से कहा कि हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य हम देना चाहते हैं, इस राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके भी हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। और इसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए इन्होंने जो सबसे सुंदर थीम प्रत्येक भारतवासी के लिए दी, वह दी एक पेड़ मां के नाम। मां हर व्यक्ति के लिए, हर जीव जंतु के लिए सबसे सुंदर उपहार होता है। विकास और पर्यावरण का ये संगम यही नहीं रुका। सीएम योगी ने गोरखपुर के गौरव रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे खूबसूरती मॉल्ट्री का पौधा भी लगाया। लेकिन इस बार का ये अभियान सिर्फ गड्ढा खोदकर पौधा लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे किसानों की जेब और समृद्धि से जोड़ दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने स्थानीय किसानों को कार्बन क्रेडिट स्कीम के तहत सर्टिफिकेट बांटे। यानी अब यूपी का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि पर्यावरण दाता बनकर मोटी कमाई भी करेगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन जब देशवासियों से कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का हिस्सा बने, तो मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम यूपी के अंदर संपन्न हुआ। और गत वर्ष हम लोगों ने 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया था। और पिछले 9 वर्ष के अंदर जो अभियान चला है, इस अभियान में कुल मिलाकर के अब तक 242 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को यूपी ने संपन्न किया है। बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी वृद्धि हुई है। नए नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, सड़कों का एक लंबा जाल बिछा है, नए नए उद्योग आए हैं।
शहरीकरण में भी नई नई कॉलोनियां बनी हैं, बसी हैं। सबसे ज्यादा भौतिक विकास की गति को तेज करने में योगदान देने वाले राज्य के रूप में यूपी ने अपने आप को स्थापित किया है। 35 करोड़ पौधों की इस महाआहुति ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कानून व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नंबर 1 नहीं है, बल्कि ग्रीन इकोनॉमी और पर्यावरण संरक्षण में भी देश का नेतृत्व कर रहा है। योगी का ये ग्रीन मॉडल आज देश के लिए एक नजीर बन चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इन दिनों लोक संस्कृति के रंगों में सराबोर है। मौका है छठे लोक संवर्धन पर्व का, जिसका आधिकारिक आगाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस भव्य मेले में जहां देश प्रदेश के हुनरमंदों को एक बड़ा मंच मिला है, तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की धरोहरों, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाना और उसे वैश्विक पहचान दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए रिपोर्ट। अपने अतिथियों से एक बार पुनः निवेदन रहेगा। देहरादून का ऐतिहासिक परेड ग्राउंड और मौका देवभूमि की माटी की खुशबू को समेटे लोक संवर्धन पर्व का। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ मिलकर इस 5 दिवसीय महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ किया। मंच पर उत्तराखंड की पारंपरिक कलाओं की झलक दिखी तो मुख्यमंत्री का रुख भी बेहद स्पष्ट और आक्रामक रहा। यही कि उत्तराखंड की संस्कृति और स्वरोजगार को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। लोक संवर्धन पर्व के मुख्य आकर्षण महोत्सव में भारत की पारंपरिक कला और शिल्प को प्रदर्शित करने वाले 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। कुल स्टॉल्स में से लगभग 40% स्टॉल विशेष रूप से उत्तराखंड के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जहां पहाड़ी उत्पाद और हस्तशिल्प प्रदर्शित है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हस्तशिल्प, राजस्थान की फिसलदार की चूड़ियां, अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग, पीतल व लकड़ी की कलाकृतियां, टेराकोटा और पूर्वोत्तर के बेंत व बांस से बने उत्पादों की शानदार रेंज उपलब्ध है। स्वाद के शौकीनों के लिए पर्व किसी जन्नत से कम नहीं। मेले में करीब 20 फूड स्टॉल लगाए गए हैं, जहां लोग देश के अलग अलग राज्यों के पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध गढ़वाली और कुमाऊनी व्यंजन जैसे झंगोरे की खीर, बाड़ी, मंडवे की रोटी आदि मुख्य आकर्षण है। राजस्थानी, महाराष्ट्रन और लखनवी जायकों का स्वाद भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है। ये मेला केवल खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि कला के कदरदानों के लिए कुछ नया सीखने का जरिया भी है। देश के मास्टर कारीगर दर्शकों के सामने लाइव अपनी कलाकृतियां बनाकर दिखा रहे हैं। मैं देवभूमि की समस्त जनता की ओर से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी का इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमको अवसर देने के लिए और पूरे देश में इस कार्यक्रम के लिए हमारे यहाँ का चयन किया गया, उसके लिए भी मैं सभी की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, किरण रिजिजू जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी जो दूरदर्शी सोच है, प्रशासनिक दक्षता और समाज के अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपका समर्पण वास्तव में अनुकरणीय है, प्रेरक है और सभी को प्रेरणा देता है। आपने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से देश की पारंपरिक शिल्पकला को एक नई पहचान देने का सराहनीय कार्य किया है। आपका सहज, सरल और ओजस्वी व्यवहार ऐसा है कि संसद में हमारे प्रतिपक्ष के मित्र भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के प्रति आपका अगाध प्रेम भी जग जाहिर है। जब आपने पहली बार ब्यास घाटी से, अभी बता रहे थे आप मुझे, गुंजीक से भी आगे तक अनेक क्षेत्रों में आपका जाना हुआ है। इधर अगर मैं बात करूं तो नीति और मलारी सारे स्थान आपने जगह जगह का भ्रमण किया हुआ है, जगह जगह आप गए हुए हैं। ब्यास घाटी से ऐतिहासिक साइकिल रैली निकालकर पूरे विश्व का ध्यान हमारी इस पावन धरा की ओर आकर्षित किया था, तो प्रत्येक उत्तराखंडी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और उत्तराखंड आगमन पर मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और सच में मैं किरण जी के व्यक्तित्व के बारे में आप देख रहे होंगे, लगातार उनसे जितना संवाद करो ऐसा लगता है कि उतना कम है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के आप जानकार न हो।
और सच में राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी आप ऑलराउंडर हैं हर क्षेत्र में। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस मौके पर सीएम धामी ने सिर्फ रिबन नहीं काटा, बल्कि खुद एक एक स्टॉल पर जाकर स्थानीय कारीगरों, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों और शिल्पकारों का हौसला बढ़ाया। धामी सरकार का फोकस साफ है, वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। सीएम धामी ने मंच से केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज उत्तराखंड की योजनाओं को केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी सीएम धामी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड आज विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति के संरक्षण में देश के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है। सीएम धामी ने साफ किया कि लोक समर्थन पर्व जैसे मेले राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। दरअसल छठे लोक समर्थन पर्व के जरिए मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर ये संदेश दिया है कि उनकी सरकार विकास की रफ्तार के साथ साथ अपनी जड़ें, अपनी संस्कृति और लोक परंपराओं को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में जहां उत्तराखंड की संस्कृति की धमक दिख रही है, तो वहीं सीएम धामी का आत्मनिर्भर उत्तराखंड का विजन भी जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। एक माँ जो अपनी औलाद को 9 महीने पेट में पालती है, उसे दुनिया में लाती है, काबिल बनाती है, लेकिन जब उसी औलाद के सिर पर लालच का भूत सवार हो जाए तो वो कलयुगी डायन बन जाती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का मामला ऐसा ही है। बहरहाल दिल दहला देने वाले मामले ने सामाजिक जीवन के मूल्यों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जहां 24 साल की आयुषी शर्मा ने अपनी ही मां नीरज शर्मा को सिर्फ इसलिए यमलोक पहुंचा दिया ताकि मां की जगह उसे सरकारी नौकरी मिल सके। कई महीनों से साजिश रची जा रही थी। ताऊ के साथ मिलकर दी गई 7 लाख की सुपारी और फिर ममता का सरेआम कत्ल। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कलयुगी बेटी का खौफनाक चेहरा, सरकारी नौकरी के लालच में मां का कत्ल, एक्सीडेंट या मर्डर, 7 लाख की सुपारी और मां का काम तमाम। मामा का सनसनीखेज आरोप, क्या पिता की मौत के पीछे भी था बेटी का हाथ? ढहते सामाजिक मूल्य, क्या चंद रुपयों और सरकारी नौकरी के लिए खून के रिश्ते भी हुए बेमान? लालच जब इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है तो उसे सामने खड़ी मां भी अपनी दुश्मन नजर आने लगती है। जयपुर की रहने वाली 24 साल की आयुषी शर्मा, उम्र महज 24 साल, लेकिन दिमाग किसी शातिर अपराधी जैसा। आयुषी को पुलिस ने अपनी ही मां नीरज शर्मा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुरुआत में जिसे एक आम सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी, पुलिस तफ्तीश में जब उसकी परतें खुली तो खाकी के भी होश उड़ गए। आखिर एक बेटी अपनी ही मां की जान की दुश्मन क्यों बन गई? इसकी वजह थी सरकारी नौकरी और संपत्ति का लालच। कुछ समय पहले आयुषी के पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद आयुषी चाहती थी कि उसे अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन नियमों के मुताबिक ये नौकरी उसकी मां नीरज शर्मा को मिल गई। बस यही बात आयुषी के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। वो महीनों से अपनी मां को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रही थी। इस खौफनाक साजिश में उसका साथ दिया उसके सगे ताऊ ने। दोनों ने मिलकर मां नीरज शर्मा की मौत का सौदा तय किया। 1-2 लाख नहीं, बल्कि पूरे 7 लाख रुपए की सुपारी दी गई, ताकि हत्या को एक सड़क हादसे का रूप दिया जा सके। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है और दूसरा इसमें जो नौकरी है महिला की उसको पाने के लिए
जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया है। मैम, इसमें आयुषी और उसकी बेटी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ कौन-कौन है? मां के कत्ल की ये मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। इस सनसनीखेज मामले में तब एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया जब मृतका के भाई यानी आयुषी के मामा ने कैमरे के सामने एक बड़ा धमाका कर दिया। मामा ने आशंका जताई कि कुछ समय पहले हुई आयुषी के पिता की मौत भी सामान्य नहीं थी। मामा का सीधा आरोप है कि जब लड़की सरकारी नौकरी के लिए अपनी मां को मार सकती है तो मुमकिन है कि पिता की हत्या के पीछे भी इसी कलयुगी बेटी और ताऊ का हाथ रहा हो। अब पुलिस इस एंगल से भी फाइलें खंगाल रही है। ये घटना सिर्फ एक क्राइम डायरी का हिस्सा नहीं बल्कि ये हमारे समाज के घटते जीवन मूल्यों को पर एक करारा तमाचा है। जिस समाज में माँ को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया, वहाँ एक बेटी चंद रुपयों और एक अदद सरकारी कुर्सी के लिए कसाई बन जाती है। आज का युवा शॉर्टकट और ऐशो आराम के चक्कर में कितना अंधा हो चुका है, जयपुर की ये वारदात इसका सबसे बड़ा और डरावना सबूत है। सरकारी नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाती, पैसा आज नहीं तो कल कमाया जा सकता था, लेकिन जो माँ इस दुनिया से चली गई वो आयुषी को अब कभी वापस नहीं मिलेगी। आयुषी को शायद अब सलाखें मिलेंगी, बदनामी मिलेगी और उम्र भर का पछतावा। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी परवरिश और हमारे संस्कारों में कहाँ कमी रह रही है कि एक औलाद ही रक्षक से भक्षक बन रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर नहीं बल्कि उसके बीच में आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध विराम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और खाड़ी देश बारूद के ढेर पर है। अमेरिका ने ईरान के 4 प्रांतों में भीषण बमबारी की है, जिसमें चाबहार बंदरगाह और खार्क द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकाने शामिल हैं। करीब 170 सैन्य और तेल ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। लेकिन ईरान भी शांत नहीं बैठा है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने बहरीन, कुवैत, कतर और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए हैं। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा झटका सीधे भारत की जेब पर लगने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम महंगाई और ठप होता एक्सपोर्ट। क्या है इस युद्ध का पूरा गणित, देखिए हमारे इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। हॉर्मुज फिर बंद। हॉर्मुज जड़डमरू मध्य बंद होने से होगा असर। हॉर्मुज से तेल आपूर्ति बाधित होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी। भारत में परिवहन, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा। खाड़ी देशों को जाने वाले भारत के लगभग 13 से 15% गैर तेल निर्यात पर सीधा खतरा। जहाजों की अनुपलब्धता और परिवहन महंगा होने से आपूर्ति श्रृंखला टूटने के आसार। खाड़ी देशों में सीज फायर खत्म होते ही मौत की तबाही का नया दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिसाइलों ने एक बार फिर ईरान की धरती को हिलाकर रख दिया है। इस बार अमेरिका का हमला बेहद आक्रामक और रणनीतिक है। अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 प्रमुख प्रांतों को निशाना बनाते हुए करीब 170 सैन्य और तेल निर्यातक ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। अमेरिका के इस हमले की जद में ईरान का सबसे महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह और उसका लाइफलाइन माना जाने वाला खार्क द्वीप भी आ गया है। इस हमले का सीधा मकसद ईरान की आर्थिक और सैन्य रीढ़ को तोड़ना है। फिर शुरू हुई तबाही की जंग। ईरान और अमेरिका का बड़ा हमला। अमेरिका ने की भीषण बमबारी। UAE, कतर, बहरीन में दागी मिसाइलें। बहरीन में बज रहे हैं हमले के सायरन। अमेरिका हमले का ईरान ने दिया जवाब। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमले। अमेरिकी हमले का ईरान ने जवाब दिया। अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। कोई भी जहाज मंजूरी के बिना पार न करे। अमेरिका ने कई ईरानी शहरों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान के जाज शहर में 10 से ज्यादा धमाके।
अमेरिका के हमले का ईरान ने दिया जवाब। बहरहाल सुपर पावर अमेरिका के इस प्रहार से ईरान डरा नहीं, बल्कि उसने भी महापलटवार किया है। ईरान की ताकतवर सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर की राजधानी दोहा और जॉर्डन में भी स्थित अमेरिका सैन्य अड्डों पर एक साथ दर्जनों मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन दाग दिए गए हैं। यानी ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रही, बल्कि इसने पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका और ईरान की इस जंग की तपिश से भारत भी नहीं बच पाएगा। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आग लगना तय है। सबसे बड़ा संकट हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। अगर ये समुद्री रास्ता बंद हुआ तो तेल की आपूर्ति ठप हो जाएगी। इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। जब ईंधन महंगा होगा तो माल ढुलाई महंगी होगी और नतीजा देश में परिवहन, फल, सब्जियां, दूध और राशन समेत हर आवश्यक वस्तु की कीमतों में भारी उछाल के रूप में सामने आएगा। यानी महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देगी। संकट सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं है। भारत का खाड़ी देशों के साथ होने वाला व्यापार भी इस युद्ध की भेंट चढ़ने जा रहा है। खाड़ी देशों को जाने वाले भारत के लगभग 13 से 15% गैर तेल निर्यात पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। युद्ध के कारण इस रूट पर जहाजों की भारी कमी हो जाएगी और जो जहाज चलेंगे उनका भाड़ा आसमान छूने लगेगा। परिवहन महंगा होने से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी, जिससे कि भारतीय व्यापारियों को अरबों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत के लिए आगे क्या चुनौती है? भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी देशों से आने वाले तेल को सुरक्षित लाना और वहां फंसे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। समुद्री रूट असुरक्षित होने के कारण जहाजों का बीमा और रूट बदलने का खर्च बढ़ेगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट और महंगा हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि ईरान पर हमला करने वाले 1000 मिसाइलें तैयार हैं। लिहाजा संभावनाएं हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपने हमलों के तीसरे और चौथे चरण में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और बचे कुचे कमांड सेंटर्स को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करेगा। वहीं ईरान की IRGC को साफ कर दिया गया है कि वो अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी अरब देशों को भी निशाना बनाती रहेगी। ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क के जरिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमलों की तीव्रता बढ़ाएगा, जिससे कि पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा संकट और गहराएगा। ईरान ने अगले आदेश तक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान किया है। आगे इस रूट पर कमर्शियल जहाजों पर ईरान के और घातक हमले देखने को मिल सकते हैं, जबकि ओमान और हॉर्मुज़ के रास्ते बंद होने से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मचेगा। जानकारों के मुताबिक अगर ये गतिरोध एक हफ्ते भी और चला तो कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, जिससे कि भारत समेत पूरी दुनिया में फ्लू क्राइसिस का खतरा खड़ा हो जाएगा। युद्ध के बीच एक दिलचस्प पहलू यह है कि कूटनीतिक रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी राजनयिकों के बीच ओमान में बैक चैनल बातचीत चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान जहाजों पर हमले बंद करे और परमाणु ठिकानों की जांच की अनुमति दे, जबकि ईरान की शर्त है कि अमेरिका उस पर से तेल प्रतिबंध हटाए और प्रतिबंधों की छूट को बहाल करे। अगर ओमान वार्ता विफल होती है तो युद्ध पूर्ण रूप से अनियंत्रित हो जाएगा। साफ है कि दोनों देशों की ये दुश्मनी अब पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत के लिए बड़ी आर्थिक चुनौती बनने जा रही है। अगर ये युद्ध जल्द नहीं रुका तो भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर इसका असर होगा, जिसकी भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। सरकार की नजरें भी इस पूरी स्थिति पर टिकी है कि कैसे भारत के हितों की रक्षा की जाए। स्पेशल डेस्क के लिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।